गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले कुछ बच्चों के इश्यूज़ हैं मेरी हैंड राइटिंग को लेकर के, तो फ्रेंड उनको मैं बता दूँ, जिस बोर्ड को मैं यूज़ करती हूँ उस बोर्ड पर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो जब तक वो बोर्ड का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक हैंड राइटिंग का इशू बना रहेगा। तो मुझे थोड़ा वक्त दें, थोड़ा समय दें, जल्दी मैं उस इशूज़ को सॉल्व कर लूँगी, जिससे जो आपके सामने ये राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बच्चे ये डॉक्टर एंड डॉक्ट्राइन शब्द का ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं तो प्लीज़ इस तरीके से ना किया करें। डॉक्टर शब्द अपने आप में बहुत ही गरिमापूर्ण शब्द है, ये पद अपने आप में बहुत ही सम्माननीय पद है, और वैसे भी डॉक्टर जो हैं धरती पर भगवान के रूप कहे जाते हैं। लेकिन जिस पेंडेमिक के दौरान जिस तरीके से जो उनकी भूमिका रही, जिस त्याग और बलिदान के साथ उन्होंने समाज की जिस तरह से सेवा किया या जो उन्होंने समाज को दिया, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो प्लीज़ इस तरीके से इस शब्द का मजाक न बनाएं। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो मजाक भी न बनाएं। और आप एक तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है, ठीक है। तो बाकी आपके सामने जो राइटिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं वो जल्दी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं और क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स स्थापित किया जाएगा, एपीआई स्थापित किया जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड, ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये देश का पहला उद्योग होगा जहाँ पे एंटीबायोटिक दवाओं का सॉल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में अगर देखें तो देश का पहला एंटीबायोटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि दवाओं के कच्चे माल का प्लांट हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के भद्दी में स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, भद्दी नाम, ठीक है। भद्दी फ्रेंड जो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, ध्यान रखिएगा, फार्मा हब है, एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, ठीक है। बात करें हिमाचल प्रदेश की फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में देश के 30%, ठीक है, 30% दवाओं का उत्पादन जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं 30% दवाओं का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और उसी के साथ साथ देखा जाए यहाँ पे लगभग 750 फार्मा इकाइयाँ हैं, कंपनियाँ हैं, जिन्हें अपनी दवाओं के उत्पादन के लिए बाहर से कच्चे माल यानी कि सॉल्ट को आयात करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। इस प्लांट के स्थापित हो जाने से, तो उद्योग के स्थापित हो जाने से हमें जो दूसरे देश के ऊपर जो कच्चे माल की जो निर्भरता है, जो खासकर चाइना से हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट आयात करते हैं, वो क्या होगी, वो निर्भरता कम हो जाएगी। और वहीं जो दवा कंपनियां हैं, जो दवा निर्माता कंपनियां, उन्हें भी जो बाहर से कच्चा माल मंगवाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी इस प्लांट के स्थापित हो जाने से, ठीक है। इस प्लांट की बात करें फ्रेंड, तो ये प्लांट जो है 2023 तक, ठीक है, 2023 तक उत्पादन शुरू होगा इस प्लांट में। यहाँ हर वर्ष 400 टन पोटेशियम क्लेवुलिनेट का एपीआई तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम क्लेवुलिनेट का जो कच्चा माल तैयार किया जाएगा वो किया जाएगा 400 टन, जो देश की कुल खपत का 40% होगा, ठीक है। पोटेशियम क्लेवुलिनेट बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखें फ्रेंड, तो इस उद्योग के स्थापित हो जाने से हमें कच्चे माल जो है चीन से खासकर जो हम आयात करते हैं वो निर्भरता कम हो जाएगी, इससे का उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो दवाओं के दाम वगैरह हैं वो भी कम होंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम आयात करते हैं दूसरे देशों से तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा उसके दाम बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारी देखा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा कम होगा। बाकी ये इसके फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया? तो किस राज्य के नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बारे में देखें तो राजस्थान के बाड़मेर में गंध बाखासर खंड में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है।
यह NH यानी कि नेशनल हाईवे 925 भारत का पहला राष्ट्रीय मार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतरने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वायुसेना के विमानों को कोई अगर आपात जैसी स्थिति बन जाती है तो उस समय जो लैंडिंग कर सकते हैं कहाँ पे, नेशनल हाईवे 925 जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के बाड़मेर के गांधव बाखासर खंड में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसने उद्घाटन किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप हमें बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है और ये किन राज्यों को जोड़ता है, आप हमें बताएंगे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये देखा जाए, ये जो अवार्ड होता है फ्रेंड 8 से 16 वर्ष के उन युवाओं को दिया जाता है जो देखा जाए जो पर्यावरण की कठिन जो समस्याओं को हल करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसी भूमिका के कारण किसे इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ये देख लेते हैं। वंगारी माथाई, हंटर लोविस, अयान संकटा, राल्फ एमर्सन। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा अयान संकटा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में देखें तो मुंबई के 12 वर्षीय अयान संकटा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। देख लीजिए आप इनकी पिक्चर, कितने ये यंग हैं और ये इतने यंग होते हुए भी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए ये किस तरीके से अपने समाज के लिए अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अपने आसपास के वातावरण, अपने पर्यावरण के लिए किस तरीके से ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसको मात्र 12 वर्ष की उम्र में इनको इतने सम्मानित किया जा रहा है, इनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में देखें फ्रेंड तो अयान संकटा ने अपनी परियोजना पवई झील का संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 साल की आयु की कैटेगरी में तीसरा स्थान इनको मिला है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है, पुरस्कार मैंने बताया है कि 8 से 16 वर्ष के उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण जो कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इसके लिए इनको देखा जाए तो इस बार का अयान संकटा को दिया गया है। ये मुंबई के हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड ये अयान को है जो दुनिया भर के 25 युवा पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं में से एक है ये अयान, जिन्हें एक्शन फॉर नेचर ने इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा ये जो अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, एक्शन फॉर नेचर। ठीक है, एक्शन फॉर नेचर के द्वारा ये दिया जाता है और यह अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से ये जो झील है, इनको ये पवई झील है, ये इनके घर के, ये मुंबई के रहने वाले हैं और इनके मुंबई के आसपास ही, इनके घर के आसपास ही ये झील थी। और ये कहते हैं कि ये जो झील है ये कभी मुंबई के लिए पेयजल का स्रोत हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो यह कचरा और सीवर का पानी हो चुकी है। तो इसी को लेकर के अयान ने लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का एक अभियान चलाया, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये अपने अभियान के द्वारा। क्यों, ये अपने उस झील को पुनः उसके पुराने गौरव में वापस लाना चाहते हैं, उन्हें पुनः स्वच्छ करना चाहते हैं। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस अभियान को शुरू किया और इसके लिए इनको सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है, इंटरनेशनल यंग इको अवार्ड। कौन देता है, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए एक बार फिर से। आप लोग को मोटिवेट होना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए, आप लोग को भी कोई ऐसा ही कुछ करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ई-रूपी की शुरुआत की, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा ई-रूपी का विकास किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका विकास NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ई-रूपी का शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो विकास किया गया है इसके बारे में देखें तो ई-रूपी एक डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। तो एक तरीके से देखा जाए इसके विकास से, इसके बन जाने से ट्रांजैक्शन और आसान हो जाएगा। और एक तरीके से आप देख ही रहे हैं ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। इसका विकास देख लीजिए किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। तो किसके सहयोग से, UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड, एक तरीके से इसके बारे में बात करें तो ये RBI के द्वारा स्वीकृत
एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बाउचर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बाउचर आप कह सकते हैं, जिसको आरबीआई ने स्वीकृत किया है। और ये किसी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थियों को दिया जाएगा। विशिष्ट सेवा के भुगतान जैसे कि इसका उपयोग आप जो मातृ एवं बाल विकास कल्याण योजना के तहत जो दवा हो गया, न्यूट्रिशन सपोर्ट जो उपलब्ध कराने में स्कीम्स होती हैं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में, आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसे इन्हीं सब योजनाओं के तहत जो सेवाएं दी जाती हैं, उन सेवाओं के बदले जो भुगतान किया जा सकता है, ठीक है, इसी के द्वारा। एनपीसीआई की बात करें फ्रेंड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आरबीआई के द्वारा स्थापित एक निगम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, एक निगम है जो कि 2008 में, ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये रजिस्टर्ड है, कंपनी अधिनियम 2013 में ये रजिस्टर्ड है और किस रूप में है, ये गैर लाभकारी संगठन के रूप में है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड मुंबई में है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब आप लोग का वर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है, किस तरीके से कार्य करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है? बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। की क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी लग रहा है कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय संस्कृत मंत्री हैं जो आपके जी किशन रेड्डी हैं के द्वारा दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है जिनकी उम्र 95 वर्ष प्लस, ठीक है, 95 प्लस से अधिक हो और जिन्होंने स्वतंत्रता के 18 वर्ष पहले का समय भारत में बिताया हो। तो एक तरीके से देखा जाए फ्रेंड, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं और बुजुर्गों के बीच संवाद को बढ़ाना, ठीक है। और वो बुजुर्ग जिनकी उम्र कितनी हो गई है, वो वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 95 प्लस लगभग हो गई है, या जिन्होंने आज़ादी के 75 साल, ठीक है, आज़ादी के 75 साल और साथ ही साथ गुलामी के 20 दशक देखे हों, ठीक है। ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादी के 75 साल साथ ही साथ गुलामी के 2 दशक यानी कि 20 वर्ष, गुलामी के 20 वर्ष देखे हों, तो ऐसे बुजुर्गों के साथ युवाओं को एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, युवाओं से सरकार के द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि वो ऐसे बुजुर्गों से बात करें, उनसे उनके जो अनुभव हैं वो उनसे साझा करें। और ये जो युवा पीढ़ी है ऐसे बुजुर्गों से जब बात कर रही हो तो वो वीडियो बनाए और उस वीडियो को राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान.in, ठीक है, राष्ट्रगान.in पर वो अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड करें। तो ये संस्कृत मंत्रालय का एक आह्वान है हमारी युवा पीढ़ियों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम, ठीक है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? फ्रेंड ये कसाई नदी हाल ही में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया था जिसकी वजह से ये नदी लाल हो गई थी, तो काफ़ी ये चर्चा में थी। तो देख लीजिए किस देश में है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, केन्या या फिर लीबिया। तो ये फ्रेंड स्थित है आपका देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, यहाँ पे स्थित है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है कसाई रिवर। इसके बारे में देखें तो कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। हाल ही में यह नदी लाल हो गई थी, इसमें दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव तैरते हुए दिख रहे थे। फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से ये नदी लाल हो गई थी, जिसकी वजह से एक तरीके से ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी। कांगो जो ये नदी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की नदी कसाई। पहली बार प्रदूषण जो है कसाई की सहायक नदी जिसका नाम है तस्कापा में पाया गया था। फिर ये कांगो किसकी सहायक नदी है फ्रेंड? कांगो जो है कसाई जो है वो कांगो नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। कांगो नदी पे ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है उसका कैपिटल है किंशासा। इसके बारे में देखिए, ये मैप है फ्रेंड, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और फ्रेंड ये है आपकी कसाई नदी, ठीक है, देख लीजिए कसाई नदी है। और फ्रेंड ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का कैपिटल देखिए किंशासा है, जो कि देखा जाए कांगो रिवर पे ही है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए मैप। अब देखिए आपको मैप कैसे देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कंट्री है वो किन किन देशों से घिरी हुई है। सबसे पहले देखिए अंगोला है, फिर देखिए जाम्बिया है, उसके बाद देखिए तंजानिया है, ठीक है। तंजानिया के बाद देखिए यहाँ पे बुरुंडी है, यहाँ पे देख लीजिए किगाली है, ठीक है, टच कर रहा है बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, ठीक है।
और फिर उसके बाद देखिए ये युगांडा है ना, यहाँ पे देखिए साउथ सूडान है, यहाँ सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है, यहाँ पे देख लीजिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बाउंड्रीज को टच कर रही है ये चीज़। और यहाँ पे देखिए झीलें दिख रही हैं, एक तो आपका लेक टंगानिका देख लीजिए किन किन राज्यों को देख रहा है, जो घेर रही है। तो यहाँ देखिए तंजानिया को देख रही हैं, तंजानिया से घिरी हुई है लेक टंगानिका, ठीक है। ये किन किन देशों को टच कर रही हैं, यहाँ पे देखिए जाम्बिया को टच करी, इधर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को टच कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, तो ये जो आपका रवांडा है ना, यहाँ पे ये छोटा सा, ये रवांडा को भी टच कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा मैप ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेक विक्टोरिया भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये मैप था आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए देश के एमएसपी 40 रुपये से बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कितना कर दिया है, 2020, 2015, 2010, 2035। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा 2015, ठीक है। ये आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2015 कर दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आंसर है हमारा भी 2015। इसके बारे में देखें तो फ्रेंड देखा जाए तो जो सरकार ने किसानों की उनकी उपज के लिए जो लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जो आरएमएस को 2023 के लिए उन्होंने रबी फसल के लिए एमएसपी बढ़ाई है लगभग। तो उसके लिए देख लीजिए रबी मार्केटिंग सीजन, ठीक है, आरएमएस 2023 के लिए दालों, तिलहनों, मोटे अनाजों के पक्ष में एमएसपी को बढ़ाया है। और ये जितना आपको डेटा सामने दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसलों की जो एमएसपी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं के लिए देख लीजिए कितनी वृद्धि किया गया है, प्रति कुंटल एमएसपी पे 40 रुपये की वृद्धि की गई है। जौ के लिए देखा जाए 35 रुपये की वृद्धि की गई है। सरसों के लिए 400 रुपये की वृद्धि की गई है। चने के लिए देखा जाए, चना के लिए तो 130 रुपये की वृद्धि की गई है। कुसुम के लिए देखा जाए तो 114 रुपये की है। और मसूर के लिए देखा जाए तो 400 रुपये है। ये आपको दाम पता होने चाहिए। जैसे गेहूं के लिए 215 रुपये, जौ के लिए कितना है, कितने रुपए प्रति कुंटल है एमएसपी, 1635 रुपये। सरसों के लिए 5050 है। और आपका चना देख लीजिए 5230 है। और आपको सुब के लिए देख लीजिए कितना 5441 है। सबसे महंगा अगर देखा जाए तो फ्रेंड लगभग 5500 में मसूर है, ठीक है। तो ये भी पूछता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि की गई है वो किसके लिए किया गया, देखिए सरसों के लिए किया गया है, मसूर के लिए किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ये आपको दाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में देख लें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है फ्रेंड। एमएसपी वह कीमत होती है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। इसके नीचे नहीं होगा, ये एक बेस रेट हो जाता है। इसी के ऊपर या फिर इतने तक ही जो है सरकार किसानों से खरीदेगी, ठीक है, फसल। सरकार को एमएसपी को सरकारी भाव भी कहा जाता है, ठीक है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है, ठीक है। वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है, किसके संस्तुति पर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पे की जाती है। चलिए आप लोग के लिए एक वर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी फसल जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताएं, प्रश्न इससे भी बनते हैं, ठीक है। चलिए हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। बेल्जियम, नॉर्वे, फ्रांस या फिर मैक्सिको। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। तो वहाँ पे अपराध नहीं है, अगर गर्भपात कोई महिला करा रही है तो अब वहाँ पे अपराध नहीं है। इसके बारे में देखें तो मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को दंडित करना असंवैधानिक करार दे दिया है कि अगर किसी ने गर्भपात करा और उसके लिए उसको दंड मिल रहा है तो ये असंवैधानिक है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने, मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से टेक्सास की सीमा पर एक राज्य जिसका नाम है कोआहुइला, ठीक है, कोआहुइला से ऐसे कानूनों के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिसमें गर्भपात को एक आपराधिक कृत्य माना जाता था, ठीक है। तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा,
कोआहुइला जो कि मैक्सिको में है। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जितने भी वो जो कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है जो गर्भपात को एक तरीके से अपराधकृत करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैक्सिको में हाल ही में गर्भपात को दंडित करने के कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो कौन सी संस्था है फ्रेंड? IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास जो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये शीर्ष स्थान पे रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी किया है, जिसमें इस रैंकिंग में देख लीजिए इंजीनियरिंग, फार्मेसी और समग्र अनुसंधान सहित विभिन्न श्रेणियों में ये जारी किया जाता है। और इसमें देखा जाए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो समग्र श्रेणी में शीर्ष संस्था रही है वो IIT मद्रास रही है। वहीं रैंकिंग में बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे स्थान पर है तथा IIT बॉम्बे जो है वो तीसरे स्थान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया देश के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ठीक है, ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव, INS विराट, INS रुद्र, INS शक्ति। तो फ्रेंड इसका आंसर है INS ध्रुव। INS ध्रुव जो है वो समुद्र में दुश्मनों की परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक कर लेगी, इस तरीके की मिसाइल विकसित की गई है, ठीक है। और ये देश की पहली उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। इसके बारे में देखें फ्रेंड तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने 10 सितंबर को विशाखापट्टनम में भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक, जिसे हम न्यूक्लियर कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को लॉन्च किया है। 10,000 टन वजन की इस जहाज में लंबी दूरी तक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता है। INS ध्रुव दुश्मन पनडुब्बियों की विस्तृत जानकारी का पता लगाने के लिए समुद्र तल का नक्शा भी बनाने में सक्षम है। तो मैंने आपको बताया ना, एक तरीके से ये ट्रैक कर लेगा जितना भी समुद्र के अंदर जो भी ऐसे दुश्मन के जहाज होंगे, पनडुब्बी होंगे। और फ्रेंड आप देख ही रहे लगातार चीन जो है किस तरीके से अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत किस तरीके से वो अपने विस्तार करने में लगा हुआ है और किस तरीके से वो हमारे लिए लगातार चुनौती बन रहा है। आप पूर्वी लद्दाख में देख लीजिए और हिंद महासागर के बारे में तो कल ही हम लोगों ने बात किया। तो जिस तरीके से वो अपनी पहुँच बनाने की कोशिश कर रहा है हिंद महासागर में, पूर्वी लद्दाख में, चूँकि हिंद महासागर एक महासागर है, तो ऐसी चीज़ों में देखा जाए तो भारत के लिए जो चुनौती बन रही है उस चुनौती के लिए ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं जिस तरह का ये विकास किया जा रहा है। तो ऐसी चुनौतियों से उभरने के लिए सरकार जो गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें स्टेप उठाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। ध्रुव जो है भारतीय नौसेना की एक तरीके से ताकत भी बढ़ाएगा, कई गुना कर देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्रुव क्या है? ये भारत की पहली जो है देखा जाए तो बैलिस्टिक, ठीक है, देश की पहली उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है। तो इस तरीके से था फ्रेंड हमारा क्वेश्चन थे। देखे जाए हमने क्वेश्चन देखा। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। इसके बारे में थोड़ा और भी देख लीजिए। यहाँ पे ये किसके किसके सहयोग से बना है ये चीज़ देख लीजिए। तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से ये जहाज हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा ये निर्मित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। किसके किसके सहयोग से? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से। इससे पहले देखा जाए ऐसे जहाज़ों का संचालन केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन द्वारा किया जाता था। इस तरह यह जहाज का संचालन करने वाला भारत 6वां देश बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके का जहाज जो ध्रुव है, ध्रुव को शामिल करने के बाद देखा जाए भारत विश्व का 6वां ऐसा देश बन गया है जिसने उपग्रह बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का, ठीक है, अपने वो किया है, लॉन्च किया है, ठीक है, ध्रुव। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10वां कौन कौन से इसके पहले? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन है। चलिए आज फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। आज का पहला फैक्ट्स है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च में भारत में भैंस की 19वीं विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान किया है। किसको किया? 19वीं नस्ल मांडा भैंस को, ठीक है। किसने किया है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो ने ये 19वीं विशिष्ट नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान किया है मांडा भैंस को। देश की पहली महिला कमांडो की टीम तैयार किया है। किस राज्य सरकार ने? बिहार की राज्य सरकार ने देश की पहली महिला कमांडो की टीम तैयार की है। 7वीं यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ स्टारडस्ट
अवार्ड 2021 सम्मान पाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है नामिता गोखले। ठीक है, नामिता गोखले को 7वां यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ स्टारडस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पूर्वोत्तर की पहली महिला है। नेक्स्ट है द ब्लाइंड मैट्रियार्क पुस्तक की लेखिका है नमिता गोखले, वही नमिता गोखले जिन्हें 7वां यामिनी हजारिका वुमेन ऑफ स्टारडस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और ये पूर्वोत्तर की पहली महिला बनी है और इनकी पुस्तक है द ब्लाइंड मैट्रियार्क। नेक्स्ट है हमारा 16 से 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। कहाँ होगा? दुशांबे में होगा, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है। दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन शिखर का सम्मेलन आयोजित होने वाला है। भारत के गोल्फर जिन्हें खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। किसे किया गया? ज्यू मिल्खा को किया गया है। LIC ने 3.9% हिस्सेदारी खरीदी। किस बैंक की खरीदी है? बैंक ऑफ इंडिया की। LIC ने 3.9% की हिस्सेदारी खरीदी है। विश्व थेरेपी दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है, फिजियोथेरेपी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है या प्रदान किया है? प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से वो है INS हंस को किया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ जो कि करीब 6095 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है ADB ने। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए वहनीय आवासीय योजना के लिए $15 करोड़ का ऋण प्रदान किया है। ठीक है, ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। गीता प्रेस गोरखपुर से पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया। प्रथम संस्करण में पुस्तक प्रकाशित हुई। कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? पहले संस्करण में 3000 पुस्तकें प्रकाशित हुई। ठीक है, सचित्र पुस्तकें थी गीता का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हैं आशीष चौहान। ठीक है, आशीष चौहान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है बुंदेलखंड पर्यावरणीय प्रेमियों ने। ठीक है, कौन से जंगल को? बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। देश का पहला संस्थान जहां सांख्यिकी वर्ड डाटा विज्ञान की पढ़ाई कराई जाएगी वो है IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर में जो है सांख्यिकी वर्ड डाटा विज्ञान की पढ़ाई की जाएगी और ऐसा कराने वाला ये देश का पहला संस्था है। ठीक है, घर घर काला बटवा ने लोगों को योगासन और प्राणायाम के बारे में जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो किस प्रदेश में चलाया गया? वो उत्तर प्रदेश में चलाया गया। घर घर काला बटवा। ठीक है, ये अभियान था। किस लिए है? योगासन और प्राणायाम के लोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से आज का हम लोगों ने करंट अफेयर्स देखा। ठीक है, और जो कभी कभी फ्रेंड अगर डेटा ऐसा हो जाता है, कभी मैं गलती से बोल देती हूँ तो उसको आप देख लिया करिए। जो डिस्क्रिप्शन पे जो दिया रहता है वो फैक्ट्स वही सही रहता है, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ करिए। और कंफ्यूज भी होते हैं तो आपके पास थोड़ा मोबाइल है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग आजकल तो हाई टेक्नोलॉजी सारे लोग के पास मोबाइल है। और फिर मैं भी एक टीचर हूँ, कोई रोबोट तो हूँ नहीं, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप अपना कंफ्यूज इतना होने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत गूगल कर लो, देख लो चीज़ें। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ भी जो चीज़ें सही इन्फॉर्मेशन वो सही दी जाए। और थोड़ा कमेंट आप वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उससे आप चेक कर लिया करो। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और बाकी मैं बोल दूँ कि जो लोग आंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, खासकर जैसे आपका सुखनंदन जी हैं, शीलू जी हैं, बहुत अच्छा शीलू जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्यवंशी जी हैं, आदेश जी, विवेक जी काफ़ी अच्छा जवाब दे रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। आप और भी लोग आंसर करो, और भी लोग थोड़ा लाइक करो और कमेंट्स भी करते रहो फ्रेंड, थोड़ा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।